हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट के 4 नंबर वाले प्रश्नों को बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, है ना, कौन कौन से आने वाले, कौन कौन से निबंध आने वाले हैं और कौन कौन सा लेटर आने वाला है, वो सारी चीजें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब बचा है बस आपका प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो में मैं 4 नंबर वाले प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना। देखो, पहला है, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ये 2024 में आ चुका है, तो इसके चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, थोड़ा सा कम रहेगा, फिर भी इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद अगला देखो, डायरेक्ट तीसरा में आ जाना है इस प्रश्न को। ठीक है, सम हाउ इस प्राइम पर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथन से क्या संबंध बनता है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, यहाँ पे मैं MIP लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट यार, ये तो पेन ही नहीं चल रहा है, क्या हो गया पेन को? चलो छोड़ो, पेन नहीं चल रहा है ना, मैं अभी बताते जा रहा हूँ। ऐसे भी इसको मैंने टिक कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, ये चौथा है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कैसे? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, चलो छोड़ देना इसको, ये नहीं आएगा, ये किसंदा वाला नहीं आएगा, ये गलती से टिक हो गया है। जब भी प्रश्न आपके जीवन से संबंधित रहेगा, वो आपके जीवन वाला कभी भी प्रश्न पूछता नहीं है, ये गलती से टिक हो गया है, इसको छोड़ देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आएगा। देखो, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है ना, ये पूरा देखना। यहाँ पे 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है, तीनों टॉपिकों को मिलाकर प्रश्न पूछेगा। जैसे यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीनों है, तीनों को मिलाकर प्रश्न पूछेगा। तो ये हो गया एक मोस्ट IMP प्रश्न में। एक आपका मोस्ट IMP में ये भी हो जाएगा, YD पंत का आदर्श कौन था, उसके व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद सिल्वर बैंडिंग। देखो, सिल्वर बैंडिंग वाले जो शब्द है ना, इसी से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी इसी से। एक तो यशोधर बाबू और सिल्वर बैंडिंग, तो दोनों से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे उनको ही देखना है हमें। ठीक है, मतलब आप लोगों को तैयारी करके जाना है। तो जैसे सिल्वर बैंडिंग लिखा हुआ है, कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। ये हो गया एक सिल्वर बैंडिंग वाला। ये भी सिल्वर बैंडिंग वाला है ना, तो इसको भी देखना है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो, सिल्वर बैंडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ियों में अंतराल, है ना, अंतराल के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये भी हो गया आपका एक प्रश्न। फिर यशोधर पंत की पीढ़ी की विशेषता यह है कि वे पुराने को अच्छा समझते हैं। ठीक है, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें। यशोधर बाबू से संबंधित ही टॉपिकों को पढ़ना है। जैसे कि यशोधर बाबू से यहाँ पे है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं, छोड़ दो यार, और कितना पढ़ोगे। यशोधर बाबू बस उतना ही रखो। एक और देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिल्वर बैंडिंग कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो आज बदल रहे हैं, क्या आप इस बदलाव को ठीक समझते हैं? ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ये भी 2024 में आ चुका है, तो इसके चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा। हाँ, अब देखो, एक मिनट, और भी प्रश्न है ना, 2 प्रश्न तो मैं भूल गया था जिसे मैंने पार्ट के ऊपर में लिखा है। देखो, ये वाला प्रश्न, ये सिल्वर बैंडिंग पार्ट के आधार पर जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं, लिखिए। ये आपको आसानी से आपके परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। मेरे वाले परीक्षा बोर्ड में ये नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया, है ना। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, ये भी आपको देखना है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति अति मतलब मोस्ट प्रश्न, मोस्ट IMP प्रश्नों में से एक प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद है जूझ से कौन कौन सा प्रश्न। देखो, ये जो परीक्षा बोर्ड है, ये पुराना परीक्षा बोर्ड है। पुराना परीक्षा बोर्ड में मुझे कुछ प्रश्नों को ऐड करना पड़ गया, जैसे 2023 में आए हुए प्रश्नों को 24 में आए हुए प्रश्नों को ऐड करना पड़ गया, है ना। तो अनसॉल्व है, और कुछ मॉडल क्वेश्चन के पेपर के प्रश्न है, और कुछ आपका क्या बोलते हैं, प्रश्न बैंक का प्रश्न है ना। तो इन सभी को ऐड करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बस मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जैसे प्रादर्श प्रश्न पत्र है ना, उसका बस रोक दिया हूँ। बाकी जितना भी है मैंने पूरा का पूरा ऐड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जो बता रहा हूँ इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, देखो, एक प्रश्न यहाँ पे, जूझ कहानी आदमी किशोरियों को किन जीवन क्या है, हाँ, किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, उदाहरण मतलब उदाहरण समेत स्पष्ट कीजिए, कह रहा है। एक हो गया ये मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये नए परीक्षा बोर्ड में ही मिलेगा।
फिर यहाँ पे देखो ये पहला है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये भी आपको देखना है। ठीक है, फटाफट मैं दिखा देता हूँ ये भी। ठीक है, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा छोड़ दो, पांचवा देखना है। ठीक है, ये पांचवा प्रश्न आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई वाला। फिर ये दत्ता जी राव वाला, ठीक है, ये भी देखना है, सातवां। ठीक है, जूझ नायक आठवां, और जूझ कवि कहानी प्रतिकूल नौवां, है ना, आठवां नौवां ये भी है, इसको भी आपको पढ़ना है। 10वां को भी पढ़ना है, 11वां को भी और 12वां को भी। और है क्या इसमें, है कुछ है इसमें, बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। एक हो गया ये 16वां प्रश्न। ठीक है, जूझ कहानी से, जूझ से तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा, एकदम 100% है। जूझ कहानी कथानक चरित्र कुछ भी रहे, ऐसे आगे में जूझ रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ न कुछ रहेगा, जो जैसे चरित्र पूछना है या फिर शीर्षक या सार्थकता पूछना है, तो ये इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने अधिक प्रभावित किया है और क्यों, विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। बस इतना देखना इसमें, है ना। अब अगला अध्याय पे आते हैं। अगला अध्याय क्या है, अतीत में दबे पांव। तो अतीत में दबे पांव अध्याय में कौन सा देखना है, तो देखो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न, है ना, तो ये एक हो गया। दूसरा ये वाला हो गया, खूबी और सौंदर्य का, है ना, ये हो गया। तीसरा है पुरातत्व की किन चिन्हों पर आधारित वाला है, ये प्रश्न भी है। और ये सच वाला, चलो रख लो इसको। ठीक है, ये भी हो गया। और ये पांचवा हो गया। ठीक है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता वाला, ये हो गया पांचवा आपका। और इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 7वां पे। ठीक है, ये वाला प्रश्न, नदी कुएं स्नानागार और बेजोड़ वाला, ये क्या है, हाँ बेजोड़ निकासी। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा है, ठीक है, इसके बाद 10वां मोहनजोदड़ो वाला। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न अभी तक नहीं आए, लेकिन इस बार थोड़ा सा चांस है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के केवल आधार वाला, ये हो गया। और एक आपका ये हो जाएगा। और कोई है क्या, यहाँ पे तो और नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सारे प्रश्न, सबको नहीं पढ़ना है। और ये अतीत में दबे वाला, ठीक है, दबे पांव के पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, ये हो गया। और एक अध्याय और है, इसमें भी देख लेते हैं, कुछ प्रश्न तो है इसमें। ठीक है, डायरी के पन्ने, पहला ये वाला पढ़ना है, यह 60 लाख वाला, है ना। इसके बाद काश कोई होता तो ऐसा होता वाला देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है प्रकृति प्रदत्त प्रजनन, अगर चाहते हो तो इस अध्याय को भी नहीं छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि इस अध्याय से अथवा में भी आगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोड़ नहीं सकते, इस अध्याय में जो बता रहा हूँ उसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, एन की डायरी और एन की अपनी डायरी किट्टी। ठीक है, ये हो गया। और है क्या इसमें, अब तो नहीं है, नहीं फालतू है, फालतू है, फालतू, बस इतना ही है। तो जो मैंने 4 अध्याय बताया ना, चर्चा नंबर के प्रश्न पूरा यहीं से आएगा। तो चर्चा नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ सकता था, मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया है। तो चर्चा नंबर के प्रश्न में मैंने जो दिया है उनको आपको एकदम 100% तैयारी कर लेना है।